फाउंडेशन एक्सप्रेस में सभी विद्यार्थीगण का स्वागत है। आइए आज हम लोग ये फाउंडेशन एक्सप्रेस एक नए श्रृंखला सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग भूगोल को स्टार्ट किए हैं, ज्योग्राफी को। एक नया सीरीज हमारा ज्योग्राफी आएगा, जो कि हम आप लोगों को पहले बता दिए थे। हमारा कंटिन्यूसली वीडियो रहेगा। भूगोल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे भूगोल में, उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, तो आपको कंटिन्यूसली हमारा वीडियो देखना है और इस वीडियो के जितने हम पॉइंट्स बताएंगे आपको नोट करते जाना है, और जो हम बोलते हैं उनको आप लिखा करें, तभी आपका एक कंप्लीट नोट्स तैयार होगा और एग्जाम में आप अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज हम लोग भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये भूगोल क्या है। भूगोल को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। अब ये ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफ्स। याद रखिएगा, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफ्स। जियो का तात्पर्य यह है पृथ्वी, ग्राफ्स का मतलब हुआ वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी होता है। मतलब भूगोल में जो होता है मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। डिस्क्राइब अबाउट अर्थ, मतलब पृथ्वी के वर्णन को हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिस विषय में पढ़ते हैं, उस विषय का नाम भूगोल है। तो भूगोल की परिभाषा हम जान गए कि भूगोल होता क्या है, जियो प्लस ग्राफ्स। जियो का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी, ग्राफ्स मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक लेंगे, ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानेंगे। ब्रह्मांड, कॉस्मोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो भूगोल शब्द है, इसको सबसे पहला प्रयोग किस विद्वान ने किया। उनका नाम है इरेटोस्थनीज, जो एक ग्रीक विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया। कई एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, भूगोल का जनक, जिन्होंने भूगोल के बारे में काफी अध्ययन किया, अपना एक अलग अलग परिभाषा भूगोल के बारे में दिया और भूगोल में एक अनेक प्रकार का उन्होंने योगदान दिया। उनका नाम है हिकेटियस, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। अगर आपको परीक्षाएं पूछे भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज। अगर पूछे आपको भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस। जनक का तात्पर्य है जन्मदाता, उन शब्द का पहली बार प्रयोग। अब ये हमबोल्ट क्या है, वर्तमान भूगोल के जनक। तीन तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाएं पूछ सकते हैं। एक तो भूगोल शब्द का पहला प्रयोग, भूगोल का जनक, और वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, हमबोल्ट। आपको कीवर्ड याद रखना है। ये हम लोग रिकॉल करते हैं एक बार। इरेटोस्थनीज जो है भूगोल शब्द का पहला प्रयोग, और हिकेटियस जो है आपके ये भूगोल का जनक, और हमबोल्ट जो है ये वर्तमान भूगोल के जनक हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में। एक नया टॉपिक आज हम लोग लिए हैं, ब्रह्मांड। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, निहारिका, उल्का पिंड, सब चीज पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये ब्रह्मांड है क्या। जैसे ब्रह्मांड की परिभाषा अगर दिया जाए तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जिस जगह पर बहुत सारे द्रव्य का अस्तित्व हो और बहुत सारे ऊर्जा एकत्रित हो, उसको ही ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ब्रह्मांड आया कहां से, उसके लिए अलग अलग सिद्धांत वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ता ने दिया है। उसमें जो सबसे अच्छा सिद्धांत है, जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिन सिद्धांत पर पूरे आधुनिक भूगोल उसी पर टिका हुआ है, वो है सिद्धांत महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत ये एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर हम लोग पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत को जो सबसे पहले जो इसका प्रतिपादन जो है वो है आपके जॉर्ज लेमेंटेयर। तो जॉर्ज लेमेंटेयर जो है ये महाविस्फोट का सिद्धांत दिए। फिर से हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड क्या है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा, मतलब बहुत सारे जहां ऊर्जा एकत्रित हो, बहुत सारे जहां द्रव्य का जहां अस्तित्व हो, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई आपको बताना है, महाविस्फोट सिद्धांत। ये सिद्धांत के कारण ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे और भी सिद्धांत हैं, लेकिन मोस्टली आपको महाविस्फोट का सिद्धांत ही परीक्षा में पूछा जाता है।
ये महाविस्फोट का सिद्धांत को किसने दिया? जॉर्ज लैवेंडर ने दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड, आखिर ब्रह्मांड है क्या। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्मांड की सबसे पहले जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसमें एक महाविस्फोट का सिद्धांत है। अब ये देखते हैं पहले ब्रह्मांड है क्या, ये महाविस्फोट कैसे हुआ। सबसे पहले जो प्रारंभ में था, सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था, मतलब अनेक छोटे छोटे तत्व जो थे, एक इसको हम एकाकी परमाणु भी कहते हैं, बहुत ही मात्रा में एक ही जगह स्थित था। तो सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में एक ही जगह छोटे छोटे तत्व के रूप में स्थित था। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, जब अत्यधिक संकेंद्रण हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एक कुकर में आप जैसे बहुत सारे उसमें आप मटेरियल देके कुछ बना रहे हैं, या उसमें ताप ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। जैसे कुकर कैसे विस्फोट करता है, जितने भी कुकर में जो भी सामग्री था वो सब आके बाहर आके तितर हो जाता है। उसी तरह ये जो ब्रह्मांड था, पहले क्या था, सभी पदार्थ एक ही जगह, एक ही छोटे छोटे एकाकी परमाणु के रूप में स्थित था। लेकिन जब अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, जब अत्यधिक घनत्व के कारण, संकेंद्रण के कारण वहां पर ताप और दाब बढ़ा, तो वहीं पे एक बड़ा विस्फोट हुआ। उसी का नाम है महाविस्फोट। उसको इंग्लिश में कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो कई एग्जाम में अगर आपको आ जाए बिग बैंग थ्योरी क्या है, आप उसको यहाँ बता सकते हैं। ये घटना जो है आज से तकरीबन 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष। तो हम लोग ब्रह्मांड की परिभाषा को समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं ये जो गॉड पार्टिकल्स, ये सब तो कभी एग्जाम में देखने को मिलता है कि ये गॉड पार्टिकल्स है क्या, इसको समझते हैं। तो जैसे भूगोलवेत्ता ब्रह्मांड की खोज की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो जैसे प्रोटॉन के बहुत भूगोलवेत्ता ने ऐसा किया कि बहुत सारे प्रोटॉन बीमा को प्रकाश की गति से टकराया। जब प्रकाश की गति से प्रोटॉन बीमा को टकराया और एक वैज्ञानिक हिग्स बोसॉन के निर्माण, जो हिग्स बोसॉन ने भी जो एक प्रयास किया था, उनके प्रयास को भी रखा गया। और जब ये प्रयास को रखा गया तब तब ये पाया गया एक तरह से कि जो ब्रह्मांड का जो अधिकांश रहस्य है, ये गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन में ही छिपा है। आइए हम आपको समझाते हैं ये गॉड पार्टिकल्स का तात्पर्य यहाँ हुआ, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक जो हमारे यूनिवर्स के जो सृजन करता है, जो गॉड पार्टिकल्स हैं, ये वैज्ञानिक भी आखिर ये तत्व आए कहां से, ये पार्टिकल्स आए कहां से, ये गॉड पार्टिकल है। गॉड का तात्पर्य भगवान। तो गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ये सिद्धांत बताया बहुत सारे पार्टिकल्स जो है ब्रह्मांड में पहले से निर्माण किया गया है। एक अत्यधिक संकेंद्रण के कारण वहां पर एक महाविस्फोट हुआ। जब महाविस्फोट हुआ वहां पर, उसी को कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, और तब जाके ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आखिरकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य जो है वो गॉड ही है। आखिर गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसॉन थ्योरी, अगर एग्जाम में कहीं भी आपको देखने को मिलता है गॉड पार्टिकल शब्द, तो आपको वहां पे टिक लगाना है हिग्स बोसॉन, और ये भी बताना है हिग्स बोसॉन की थ्योरी में ही ब्रह्मांड का रहस्य छिपा गया है। तो ये याद रखिएगा। नॉर्मल ऐसे समझिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का तात्पर्य है बहुत सारे छोटे छोटे एकाकी परमाणु एक ही जगह अवस्थित थे, लेकिन अत्यधिक संकेंद्रण के कारण वहां पर ताप और दाब के कारण बहुत एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत करते हैं, और इनका प्रतिपादन जॉर्ज लैवेंडर ने किया। अब समझते हैं कि ये ब्रह्मांड का क्या है। ब्रह्मांड की जो आयु है लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष। आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, अभी आगे के चैप्टर में उसको समझाएंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। तभी ये एक तरह से दूरी का मात्रक होता है। 10⁸ प्रकाश वर्ष जो है ये ब्रह्मांड की आयु है। आपको याद रखना है ब्रह्मांड की आयु, आप याद रख सकते हैं ब्रह्मांड की आयु 10⁸ प्रकाश वर्ष, और 10⁸ को आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर एक प्रकाश वर्ष में कुछ 9.46 कुछ 10 पे पावर 10 12 15 किलोमीटर के आसपास होता है। उसको हम आपको समझाएंगे, एक्यूरेट समझाएंगे। तत्काल ये जानिए कि 10⁸ प्रकाश वर्ष जो होता है ये आप ब्रह्मांड की आयु है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अब हम लोग देखते हैं ये ब्रह्मांड में क्या है। एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी होता है। 100 अरब, 1 अरब नहीं, 100 अरब मंदाकिनी। ये मंदाकिनी क्या है आइए समझते हैं।
मंदाकिनी हुआ तारों का एक ऐसा समूह, तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं, या गैलेक्सी। मतलब जहां तारों का समूह वो जो धुंधला दिखाई दे वो उसको मंदाकिनी कहते हैं। जहां तारों के निर्माण की प्रक्रिया का एक गैस पुंज, तारों के निर्माण की प्रक्रिया का गैस पुंज, बहुत सारे जहां तारे का निर्माण होता है, तारे का निर्माण का तात्पर्य है जहां तारे एक साथ हो, तारे का निर्माण नहीं समझना आपको, तारे बहुत से तारे का एक समूह जिसको मंदाकिनी कहते हैं, जो धुंधला सा दिखाई देता है, जैसे आकाश, आकाश हमारा ये मंदाकिनी हो गया क्योंकि वहां बहुत सारे तारे हैं और जो धुंधला दिखाई पड़ता है, और तारों का एक निर्माण प्रक्रिया का गैस पुंज है, तो मंदाकिनी आपका क्लियर हो गया। इसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मंदाकिनी के नीचे, मंदाकिनी में आप जानते हैं कि प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में आप देखिए ब्रह्मांड की कितना विशाल है। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब आकाश, गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे। और आप जानते हैं कुछ भूगोलवेत्ता सूर्य को एक तारे समझते हैं। आप सोच सकते हैं 100 अरब तारे एक मंदाकिनी में है, अनुमानता आप लगा सकते हैं कि सूर्य कितना होगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तो प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, आप जानिए। और उसके बाद देखते हैं ये दुग्ध मेखला, और दुग्ध मेखला क्या है, जिसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। जैसे जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, हमारे जो ऊपर की जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा को कहते हैं दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं। पुनः समझिए आप लोग, मंदाकिनी क्या है, तारों का समूह, ये दुग्ध मेखला, मिल्की वे क्या है, ये जो पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, जो हमारा जो आकाश गंगा है, मतलब हम जहां पे रह रहे हैं, ये जो हमारा जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा को कहा जाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला का मतलब हुआ मिल्की वे। अब ये दुग्ध मेखला जो हमारा जो आकाश गंगा है, इसकी आकृति कैसी है, 80% जो है सर्पिला है, और 20% आकृति कुछ चकोर कुछ गोल इस तरह का है। तो 80% आकृति जो है सर्पिला है, आप उसको याद रख सकते हैं। पुनः आइए, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा मतलब तारों का समूह, लेकिन हमारा जो पृथ्वी है, इस आकाश गंगा का क्या नाम है, दुग्ध मेखला, उसको मिल्की वे भी कहते हैं। अब ये दुग्ध मेखला, आकाश गंगा, दुग्ध मेखला जो मिल्की वे है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, गैलीलियो महोदय ने। तो कई एग्जाम में तो ये देखने को मिलता है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, गैलीलियो ने, आपको याद रखना है। अब जो हम मतलब ये भी बोल सकते हैं, या मंदाकिनी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, गैलीलियो, क्योंकि मंदाकिनी ही आपका दुग्ध मेखला और वो है मिल्की वे है। तो गैलीलियो से आपको ये याद रखना है, मंदाकिनी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, गैलीलियो महोदय। काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप VVI लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दुग्ध मेखला जो हमारा जो मिल्की वे है, इसके जो बगल में भी एक आकाश गंगा है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका नाम क्या है उसको समझते हैं। हमारे जो दुग्ध मेखला है, इसके जस्ट बगल में जो एक आकाश गंगा है, जिसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, वो मंदाकिनी का नाम है देवयानी। देवयानी एक ऐसा आकाश गंगा है जो हमारे दुग्ध मेखला मिल्की वे के जस्ट बगल में है। तो ये आपको याद रख सकते हैं। एक मंदाकिनी और भी आप याद रख सकते हैं, डवार्फ मंदाकिनी, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को डवार्फ मंदाकिनी कहते हैं। ये मतलब लेटेस्ट मंदाकिनी का एक खोज किया है भूगोलवेत्ता ने, डवार्फ मंदाकिनी, आप लिख सकते हैं। तो पुनः आइए फिर से समझते हैं हम लोग, एक तरह से कोई पूछेगा मंदाकिनी क्या है, गैलेक्सी क्या है, तारों का समूह, जहां तारों के निर्माण प्रक्रिया का एक गैस पुंज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में कितना अरब मंदाकिनी है, 100 अरब मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। ये दुग्ध मेखला आकाश, दुग्ध मेखला क्या है ये आप समझ सकते हैं। दुग्ध मेखला कोई आकाश गंगा, और इसको ही मिल्की वे भी कहते हैं। और हमारा जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का ही एक नाम है दुग्ध मेखला, आप कंफ्यूज ना करें, आकाश गंगा का ही एक नाम है दुग्ध मेखला। जो हमारा आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का क्या नाम है, जैसे आप मनुष्य हैं तो मनुष्य में आपका नाम क्या है, रमेश या सुरेश, उसी तरह आकाश गंगा का ही एक नाम है दुग्ध मेखला। जो हमारा आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला, उसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। दुग्ध मेखला या मिल्की वे के जो बगल में जो आकाश गंगा है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है देवयानी।
देवयानी भी एक बगल में आकाशगंगा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रह्मांड में इनकी उत्पत्ति हो चुकी है। डवार्फ मंदाकिनी क्या है? डवार्फ मंदाकिनी, ये मंदाकिनी जो है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। मंदाकिनी का तात्पर्य है गैलेक्सी से, तारों का समूह। आइए हम लोग अब देखते हैं निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। ये निहारिका क्या है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी देखने को मिलता है। नेबुला, निहारिका एक तरह से हुआ ब्रह्मांड का नर्सरी। नर्सरी का तात्पर्य है जहां पर किसी को संरक्षण प्रदान किया जाए या जहां पर जिसका जन्म होता है उसको नर्सरी कहते हैं। तो निहारिका क्या हुआ? एक तरह से ये ब्रह्मांड का नर्सरी है, यहाँ से तारों का जन्म होता है। तो हम लोगों ने आज जो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और काफी बिंदुओं को रोचक तथ्यों से पढ़ा जो आपको आपके परीक्षा में काफी सहायता करेगा। अब हम लोग कुछ 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखते हैं जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला देखते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय सिद्धांत, ये भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या है अभी समझेंगे। इसके बाद हम लोग सौर मंडल की बात पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या है इसको समझते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में है, सूर्य केंद्र में है, उसके चारों ओर पृथ्वी जो ग्रह है चक्कर लगाती है और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो ग्रह। लेकिन भूकेंद्रीय सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी केंद्र में है। तो इसका मतलब हुआ भूकेंद्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो है टॉलमी ने किया है। तो टॉलमी महोदय ने क्या बताया है? टॉलमी महोदय ने बताया है पृथ्वी जो है केंद्र में है। अगर आपको परीक्षा में कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है भूकेंद्र सिद्धांत क्या है, जिसके केंद्र में पृथ्वी हो वो भूकेंद्र सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन टॉलमी ने किया है। बस कीवर्ड आप याद रखें। अभी हम लोग अब देखते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अभी हम लोग अब देखते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब हुआ कि अगर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, मतलब सूर्य जो है वो केंद्र में होना चाहिए, इसके चारों ओर ग्रह होना चाहिए। ये सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कॉपरनिकस ने किया। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, कॉपरनिकस। ये भी परीक्षा में देखने को मिलता है। कॉपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत किया आप लिख सकते हैं। कॉपरनिकस सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? जो सूर्य को केंद्र में रखता है और बाकी ग्रह चारों ओर परिक्रमा लगाता है, जो कि यही सिद्धांत पर हमारा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। सूर्य जो है केंद्र में है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये सिद्धांत सही हुआ। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो है भूकेंद्रीय सिद्धांत का खंडन करता है टॉलमी महोदय का। और कॉपरनिकस, नाम आप याद रखिएगा, कॉपरनिकस ने जिस सिद्धांत को दिया, जो सिद्धांत चला आ रहा है, तो कॉपरनिकस ने कौन सिद्धांत दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। मतलब सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी ग्रह जो है उसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। और भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या है? कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी जो अवशेष जो भाग हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ये टॉलमी ने बताया। अब हम लोग देखते हैं एक और सिद्धांत जो काफी परीक्षा में पूछा जाता है। कि ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम अभी हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, आप लोग आराम से देखें। ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम, क्योंकि आपको पता है सूर्य जो है केंद्र में है, आपको याद रखना है सूर्य केंद्र में है और सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, ये याद रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते हैं सूर्य घूमता है, बल्कि सूर्य भी घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। जब हम लोग ग्रहों की गति के नियम को पढ़ेंगे तो इसका जो प्रतिपादन किया है केपलर महोदय ने, तो आपको ये याद रखना है केपलर महोदय। केपलर महोदय ने ग्रहों की गति के नियम को दिया। तो केपलर महोदय ने ग्रहों की गति के नियम को दिया। इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है, ग्रह जो है चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा लगा रहा है। तो 3 सिद्धांत को आपको याद रखना है। पहला भूकेंद्रीय सिद्धांत, दूसरा आपको याद रखना है
सूर्य केंद्र सिद्धांत। और तीसरा याद रखना है ग्रहों की गति के नियम। कोई पूछे आपको कि ग्रहों की गति का नियम क्या है, बताना है। सूर्य केंद्र में है, उसके चारों ओर कक्षा में ग्रह जो है एक वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा लगा रहा है। इस प्रकार की गति को ही ग्रहों की गति के नियम कहते हैं। इसका प्रतिपादन केपलर महोदय ने किया। तो टॉलमी ने क्या बताया आपको, भू केंद्र सिद्धांत। उसके बाद कोपरनिकस ने आपको बताया सूर्य केंद्र सिद्धांत, और केपलर ने दिया ग्रहों की गति के नियम। और निहारिका क्या है, एक ब्रह्मांड नर्सरी है जहां पर तारों का जन्म होता है। तो ये था हमारा फाउंडेशन सीरीज की ज्योग्राफी पार्ट 1 में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा। तो कैसा लगा आपको ब्रह्मांड को पढ़ के, क्योंकि हम वो सब क्वेश्चन को रख रहे हैं जो परीक्षा में आपको काफी महत्वपूर्ण हो। ज्यादा ज्ञान विस्तृत करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप उतना ही पढ़े जो आपके एग्जाम में आपको लाभान्वित आपके एग्जाम को कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। अब जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज हमारा आते रहेगा, बीच बीच में आते रहेगा। जैसे अभी आप प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप उसमें आप देख सकते हैं कि प्रायिकता का जो हम बनाए हैं, आप उसमें जाके देखें उसको। फिर उसका पार्ट 2 भी आएगा, मैथ का भी सीरीज जारी है। और आप लोग इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को आप थोड़ा भी सब्सक्राइबर कम है तो सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो। और पूरे वीडियो को देखें, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जहां पर आपको त्रुटि हो वहां अवश्य बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।